सरकार और समाज को बताना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से हम लोगों को सरकार द्वारा ठगा जा रहा है और इलेक्शन के समय कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों से कुछ वादे किए थे और उनके मैनिफेस्टो में भी जो उनकी 10 गारंटियां है उसमें भी उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि वो 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। और उनके कुछ बड़े नेता जैसे श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, जब उनकी सोलन में रैली हुई थी तो उन्होंने उसमें भी हम लोगों से वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम आपको 1 लाख रोजगार देंगे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आकर लगभग 2 साल होने वाले हैं और जो उन्होंने हम लोगों से वादे किए थे वो एक भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। हम उनकी आपको बाइट भी सुनाना चाहते हैं जो प्रियंका गांधी जी ने सोलन की रैली में कहा था। अब हम आज आपके माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने जितने भी काम किए, ज़्यादातर तो हमारा उसमें शोषण ही हुआ है, लेकिन उनका एक अच्छा काम भी है और उसकी हम सराहना भी करना चाहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी दिसंबर 2022 में सत्ता में आई तो उसके कुछ दिन बाद ही 25 दिसंबर 2022 को एक पेपर हुआ था। तो उस पेपर में जो पहले से कमीशन में धांधली चली आ रही थी उसमें वो धांधली उजागर की गई और उसके बाद उनके ऊपर केस चलाया। तो लेकिन उसके बाद जो उन्होंने हमारे साथ जो ठगी की है, जो हम लोगों का बेवकूफ़ बनाया है, उसके बाद जो सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, श्री दीपक सानंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। तो उन्होंने भी कुछ अपना समय लिया और उसके बाद जब उनकी रिकमेंडेशन आई तो उस रिकमेंडेशन पर जो 30 सितंबर 2023 को नया चयन आयोग बना। उस चयन आयोग को बन के भी आज लगभग 1 साल होने वाला है। दुख की बात यह है कि उन्होंने 1 साल में मात्र 1 पोस्ट कोड का एग्जाम करवाया है, जबकि उनके पास पेंडिंग लगभग 86 पोस्ट कोड है। ये नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन आउट हुई है 29/10/2022 को। तब से लेकर, और इसमें हमने करोड़ों रुपए तो उनको फीस दी है, तब से लेकर ये सारे पोस्ट कोड वहाँ पे पेंडिंग है। और हम लोगों को जब हम उनसे पूछते हैं सरकार से कि भैया आप भर्ती क्यों नहीं करा रहे, तो हम लोगों को जवाब मिलता है कि हम उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं। और ऑनलाइन का हाल ये है सर कि 1 साल से उनको ऑनलाइन कनेक्टिंग एजेंसी नहीं मिल रही और इसको हमारा ये मानना है कि इसको जानबूझ के डिले किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो हम रखना चाहते हैं आपके सामने, सरकार ने शोषण करने के नए तरीके अपना लिए। अब एक नया तरीका क्या है, और इसमें मुझे लगता है सरकार को पेटेंट भी करवा लेना चाहिए। एक नया तरीका ये है, जब उनको लगता है कि युवाओं में आक्रोश है, युवा नाराज है, तो वो कैबिनेट से कुछ पोस्टें अप्रूव कर लेते हैं और उसके बाद जो उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शुरू नहीं करते। अभी हमारे पास डेटा है, लगभग इनके 2 साल के कार्यकाल में लगभग 6500 से ऊपर की पोस्टें जो इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कर रखी है, लेकिन उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी तक शुरू नहीं किया। तो ये सब हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जो तीसरा पॉइंट हम इस पर रखना चाहते हैं, जो हमारे सीएम साहब है वो हर जगह जहां भी जाते हैं, सार्वजनिक मंच पर या मीडिया के सामने जब भी जाते हैं, कभी वो 20 लाख, कभी वो 20,000 नौकरियां देने की बात करते हैं कि हमने 20,000 नौकरियां दी, कभी वो 25 बोलते हैं, कभी वो 30 बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियल डेटा है, एक तो हमारे पास ये रिपोर्ट है जो HPPSC ने राज्यपाल महोदय को जो सबमिट किया, उसमें उन्होंने बताया कि हमने 1 साल में 1460 नौकरियां दी है युवाओं को। और जो दूसरा उनका कमीशन है वो तो पहले से बंद है, HPRCA पहले से बंद है, उन्होंने मात्र एक पेपर कराया है, उसका भी जो रिजल्ट है वो भी पेंडिंग है। और तीसरी बात, जो इनके ही कांग्रेस पार्टी के एक MLA है धर्मपुर मंडी के श्री चंद्रशेखर जी, उन्होंने अभी हाल ही में जब विधानसभा सेशन हुआ था तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप बताओ आपने क्लास 3rd और क्लास 4th में युवाओं को कितनी नौकरियां दी। तो उसमें जो सरकार का जवाब आता है, ये हमारे पास उसकी कॉपी है, तो इसमें जो सरकार का जवाब आता है कि हमने 885 नौकरियां दी है 1 साल में युवाओं को सिर्फ। और इसमें भी हमारा ये मानना है कि इसमें भी 3-4 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिसके पेपर अभी होने हैं, पेपर भी नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने नौकरियां दे दी।
तो हम सीएम साहब से ये पूछना चाहते हैं, जो आप 30,000 का क्लेम करते हैं, वो भर्ती आपने किन लोगों को दी और कौन से कमीशन के माध्यम से दी आपने, और उसका क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। और इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, वो जो इनके 2 साल का कार्यकाल का चौथा पॉइंट है, उसमें जो मैक्सिमम जो भर्तियां है वो आउटसोर्स पे कर रहे हैं ये, जबकि जो इलेक्शन से पहले जो इन्होंने हम लोगों से वादे किए थे, जो इनके बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने हम लोगों से वादे किए थे कि हम सिर्फ पक्की नौकरियां देंगे। इन्होंने यहाँ तक बोला था कि अगर आपको पक्की नौकरियां चाहिए तो हम लोगों को वोट दो, अगर आपको आउटसोर्स में नौकरियां चाहिए तो दूसरी पार्टी को वोट दो। तो लेकिन आज हाल ये है, लगभग जो हमारे पास डेटा है उसमें इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में 10,000 नौकरियां आउटसोर्स कर दी है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि हम लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत कर रहे हैं और हमारी जो पक्की नौकरियां है वो आउटसोर्स वालों को दी जा रही है। बाकी आउटसोर्स में बाली जी बेहतर बताएंगे, क्योंकि ये आउटसोर्स के खिलाफ केस भी लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं शिक्षित बेरोजगार संघ अध्यक्ष बालकृष्ण भारतीय संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया और पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि लोकसभा के 2022 में इलेक्शन हुए, उसमें एक 10 गारंटियाँ कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसमें से एक मुख्य गारंटी है 1 लाख नौकरी देना। उस गारंटी पे हम मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। साथ में आज की वर्तमान स्थिति की भी बात करते हैं कि आज 2.5 साल होने के लिए हुए हैं। 2.5 साल का मतलब 2 सालें हो गई, तो 2 लाख नौकरियां होनी चाहिए। जो गारंटी थी उसमें पूरे 5 वर्ष के लिए 5 लाख नौकरियां थी। वो किस प्रकार की थी उसका भी अलग अलग तरीका होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री के बीच में हम सुनते हैं मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने बोला कि हम 30,000 सरकारी नौकरियां देते हैं, जो इस मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज में भी हमने देखा है। तो इसमें उसके साथ ही हम दूसरा बताना चाहेंगे कि जो कमीशन के थ्रू जिसके पेपर होते हैं, जो एक शिक्षित अभ्यर्थी होता है वो किस तरीके से पेपर देता है, इस टाइम उसका आंकड़ा एक कागजी रूप में हमें मिला है 885 पोस्टें, जिनके अभी तक पेपर हुए हैं 2 साल के कार्यकाल में। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा कि एक टीजीटी पीजीटी की भर्तियां चली हुई है। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि हमने 6,000 वैकेंसियां निकाली है, अभी तक कमीशन के माध्यम से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 2 साल का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, जो हमारे पास आंकड़ा आया है। साथ में मैं बताना चाहूंगा जेओ लाइब्रेरी फिलहाल तो अभी माननीय हाई कोर्ट में लंबित है, परंतु हमारे द्वारा जो आंकड़ा प्राप्त किया गया आरटीआई के माध्यम से, उसमें 774 पोस्टें खाली है जेओ लाइब्रेरी, जिसमें सरकार की मंशा नहीं है भर्ती करवाने की। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो एपीआरओ है उसका भी हमने आंकड़ा ले आया है। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन, शायद मीडिया बंधुओं से संबंधित होता है ये, इसकी भी पोस्टें कई सालों से खाली है, ये भी सरकार की मंशा नहीं है इनको भरने के लिए। साथ में अब मैं बात करता हूं आउटसोर्स की। मेरे द्वारा 2020 में माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसका मुख्य कारण ये रहा कि मेरे द्वारा जो आईटी और क्लर्क का फॉर्म 2020 में भरा गया और मैंने 2400 फीस रुपया यूनिवर्सिटी को दिया, और यूनिवर्सिटी ने 258 पोस्टें एडवर्टाइज की। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहते हैं वो जाती सरकार में 300 बंदे आउटसोर्स में बैठा देते हैं। उसके बाद फिलहाल तो अभी ये मामला माननीय उच्च न्यायालयों में पेंडिंग पड़ा है। बाकी उसके बाद 300 व्यक्ति विश्वविद्यालयों में रखे जाते हैं, जो गलत तरीके से, जो विश्वविद्यालय की ईसी की कमेटी होती है, फाइनेंस की कमेटी होती है, उसके विदाउट अप्रूवल से रखा जाता है। हाल ही में ईसी की मीटिंग होती है, ईसी की मीटिंग में बोला जाता है कि इनको हम निकाल देंगे। बाद में जो ईसी की बाद में एफसी के लिए मैटर जाता है, तो उसमें इन्होंने बोला कि इनको युक्तिकरण किया जाए। ये विश्वविद्यालयों का मामला है।
जिसमें कुछ ऑर्डर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी आए हैं। उसमें हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया। उसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो विश्वविद्यालयों द्वारा फीस ली गई थी वो आम बच्चों से बहुत ज़्यादा ली गई थी और साथ में इतने सालों से भर्ती नहीं की गई थी। उसका हल्फनामा उच्च न्यायालयों में विश्वविद्यालयों ने दे दिया है। साथ में उसका भी मेरे पास कुछ रिकॉर्ड था जो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा कि विश्वविद्यालयों में किस तरीके के घोटाले चले हैं। और इस तरह अलग अलग विभागों में भी आउटसोर्स की भर्तियां शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी खोली गई है। उसके मद्देनजर में उन्होंने जो कंपनियां रखी है उसमें 8 से 10 कंपनियां जिनको उन्होंने टेंडर देने हैं। हाल ही में ये आउटसोर्स का मामला बहुत गरमाया है, पर अभी तक आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि भर्ती कैसे हो रही है। ये बैकडोर भर्ती है, ये पूरा प्रदेश जानता है, परंतु ये जो सरकार के द्वारा अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही है, ये बहुत बड़ा एक घोटाला माना जाएगा। क्योंकि अगर सरकार की मंशा रोजगार देना है तो कर्मचारी चयन आयोग जो आपने बनाया है उसको खोल दीजिए। उस पे आप कुंडी लगा के बैठे हैं 2 साल होने के लिए, पर अभी तक कोई पता नहीं है। तो वहां पे सरकार जैसे ही आती है वो होल्ड कर देती है और विड्रॉल कर दी, बल्कि वहां पे एडमिट कार्ड बच्चों के जारी हो गए और उन्होंने भर्ती रोक दी। 2 साल से भर्तियां रुकी हुई है। इस तरह मैं मीडिया का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि और विश्वविद्यालयों की भर्ती पे दोबारा लाना चाहूंगा मैं। वहां पे 258 पोस्टें 2022 में एडवर्टाइज होती है, वेरियस कैटेगरी की होती है और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होती है। वो भर्तियां अभी तक नहीं है, परंतु विश्वविद्यालयों द्वारा हमारे से जो फीस ली गई थी उसका आंकड़ा माननीय हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया हल्फनामे में। उसमें 3.74 करोड़ रुपया हमारे से फीस ली गई थी और इतना पैसा लेके विश्वविद्यालय बोलता है कि हम बीच में जो कार्रवाई हाई कोर्ट की होती है उसमें बोलता है कि हमारे पास पीजी के एग्जाम होते हैं। उसमें हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक सचिव का पेपर हुआ था, उसको विश्वविद्यालयों ने कर दिया और अपना विश्वविद्यालयों का पेपर जो विभागीय पेपर है वो करने का इच्छुक नहीं है। साथ में टीजीटी की पोस्टें आप देख रहे हैं। अब शिक्षा विभाग की ओर नजर डालते हैं। समाचार पत्र में हमने देखा है कि शिक्षा विभाग में शीघ्र भरे जाएंगे 16,000 खाली पद। 16,000 पद ये समाचार पत्र में रह रहे हैं। हम मानते हैं सरकार ने बैच वाइज भर्तियां निकाली है। बैच वाइज भर्ती के साथ नियम ये बोलता है कि कमीशन भी करना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि अगर आपके द्वारा HPRCA को सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भर्ती दी जाए। वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी भर्तियां समाप्त हो चुकी है, अभी 2 भर्तियां बची हुई है, फिलहाल वो फ्री हो चुके हैं। और हाल ही में चेयरमैन का भी गठन किया है राज्य चयन आयोग जो हमीरपुर में है। पहले कर्मचारी चयन आयोग होता था, नाम परिवर्तन कर दिया है उसका, और वो ढांचा भी वही है और सिस्टम भी वही है, सिर्फ सरकार अलग है। पिछली हम धन्यवाद करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री का, भले ही घोटाले किए पर रोजगारों की कमी नहीं रखी। इन्होंने तो रोजगार ही बंद कर दिया। ऐसी भर्तियां मुख्यमंत्री ने रोजगार बंद कर दिया और अपने फेसबुक माध्यम से अवगत करवाते हैं कि हमने रोजगार देना है। तो मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह आज की समय में चला है, विश्वसनीयता में थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा अपने मैनिफेस्टो ले आए जाते हैं और तरह तरह की न्यूज़ें लगाई जाती है, परंतु बेरोजगारों को कोई नहीं पूछ रहा। आज बेरोजगारों की मजबूरी है कि हमें प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। और ये हमारा आंकड़ा लगभग 8 लाख के आसपास बेरोजगार है अभी हिमाचल में, जो ये ऑफिशियल और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आंकड़ा है। पर हमारा ये मानना है कि ये लोग यहाँ से भी ऊपर होंगे, क्योंकि सब लोग वहाँ पे रजिस्टर नहीं करते हैं। अब इसके बाद हमारी कुछ डिमांड है जो हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। तो ये लगभग 8 डिमांड है जो हमने सरकार को लिखी है, तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारी पहली डिमांड है वो है
start proper functioning of HPRCA and conduct the exam which is entangled with HPRCA। तो हमारा पहला मानना ये है कि आप जो कमीशन है जो आपने राज्य चयन आयोग बनाया है हमीरपुर में, उसको प्रॉपर उसमें फंक्शनिंग में लाओ। और वहाँ पे जो हमने पहले भी बोला है कि जो 86 पोस्ट कोड है और उसमें लगभग 1150 के आसपास उसमें पोस्टें हैं, वो उनको आप पहले भरो, क्योंकि वो सारी कुछ तो उसमें 2021 की है, जैसे JOIT 965 जिसमें वो धांधली भी हुई थी और वो एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ और वो पोस्ट कोड उनके पास ही है, वो 2021 का है वो। तो आप वो पेपर करवाए पहले। और उसके बाद एक हमारा और भी एक ऑब्जेक्शन है, जो एक दीपक सानंद कमेटी बनी थी, तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है वो एक उन्होंने कहा है कि आप इसको ऑनलाइन एग्ज़ाम कराओ, और जिसकी वजह से जो हमारे एग्ज़ाम है वो डिले हो रहा है। कि सर इसमें हमारा ऑब्जेक्शन ये है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो हमने आपको आंकड़ा दिया 8 लाख लोग बेरोजगार है। तो जब भी मास लेवल की भर्ती होगी तो उसमें हमारा जो मानना है उसमें लगभग 3-4 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे और वो फॉर्म भरेंगे। तो हमारा ये मानना है कि जो राज्य सरकार के पास इतना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा सके, तो इस वजह से और इसको डिले किया जा रहा है। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि 1 साल से वो जो ऑनलाइन कंडक्टिंग एजेंसी है उसको ढूंढ रहे हैं, उनको 1 साल से वो मिल ही नहीं रही। और उसमें फीस का भी है सर, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कराएंगे तो उसमें फीस बहुत ज़्यादा होगी बच्चों की। और अभी हाल ही में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेपर हुआ था HP स्टेट कोऑपरेटिव क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था शायद, तो उसमें जो हमारे भी कुछ मित्र थे तो उनको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा था। कईयों को चंडीगढ़, मोहाली, अम्बाला, इवन मेरा एक दोस्त था उसको उन्होंने दिल्ली भेजा था, वहाँ पे पेपर हो रहे थे। अब यहाँ पहले ही बेरोजगार लोग हैं, अब यहाँ से दिल्ली कहाँ जा सकते पेपर देने। तो हमारा ये इसमें ऑब्जेक्शन है। दीपक सानंद कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, आप इसको ऑफलाइन कराइए, ये सारे जैसे पहले भी होते थे उस तरह से आप ऑफलाइन एग्जाम कराइए। अब HPPSC भी तो कराता है ऑफलाइन एग्जाम, उसमें धांधलियाँ क्यों नहीं होती? और दूसरे स्टेट में भी तो करवाते हैं लोग, और UPSC भी तो करवाता है, SSC भी करवाता है ऑफलाइन एग्जाम। आप एग्जाम ऑफलाइन कराइए और इस तरह से इसको डिले मत करो। और हमारी जो दूसरी डिमांड है सरकार से वो है फिल अप द ऑल पोस्ट विच इज़ अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। जितनी भी कैबिनेट से अप्रूव्ड है, जो हमने आपको पहले आंकड़ा भी दिया 6500 के आसपास है, इवन इससे भी ऊपर होगी, वो आप प्रायोरिटी के साथ भरो। मैं आपको कुछ पोस्ट कोड बताना चाहता हूँ जो उन्होंने वहाँ से अप्रूव की है। जैसे नोटिफिकेशन है, ये नायब तहसीलदार है, 19 पोस्टें इन्होंने अप्रूव की है कैबिनेट से, और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है इसका ये कर क्या रहे हैं। और दूसरा एक पटवारी है, उसकी नोटिफिकेशन है, उसमें 874 पोस्टें हैं, उसका भी कोई पता नहीं है ये। और उसमें 1200 पोस्टें पुलिस कांस्टेबल है, और इसमें JE की भी कुछ पोस्टें हैं, और इसमें फॉरेस्ट गार्ड की भी कुछ पोस्टें हैं। और हाल ही में इन्होंने 50 पोस्ट उसकी भी वहाँ पे अप्रूव की है सचिवालय क्लर्क की। तो इस तरह की बहुत सारी है, TGT है इसमें, और PGT है, JBT है। तो इस तरह की जो पोस्टें हैं जो इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कर रखी है, लेकिन अभी तक इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नहीं लाया। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लाए। जो हमारा तीसरा है, जो तीसरा पॉइंट है वो है फिल अप द ऑल वैकेंट पोस्ट विच इज़ वैकेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जो ये आंकड़ा है सर, ये लगभग 60,000 के आसपास है। हमारी सरकार में अभी तक 60,000 के आसपास पद खाली पड़े हैं, आप इनको भी भरिए। और हमारी जो चौथी डिमांड हमारी ये है कि स्टॉप रीजॉइनिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ रिटायरीज। यहाँ पे अब जो हमको दिखा भी रहे बार बार 8 लाख लोग बेरोजगार है, बावजूद उसके हमारी सरकार रिटायरी और जो इनको एक्सटेंशन दे रही है या इनको रीजॉइनिंग दे रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप रिटायरी को एक्सटेंशन दे रहे हैं, रीजॉइनिंग दे रहे हैं? क्या जो काम उन्होंने सीखा है वो जो 8 लाख लोग बेरोजगार है, क्या वो नहीं सीख सकते? तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के काम मत कीजिए, और जो 8 लाख लोग बेरोजगार है इनको ये नौकरी दी जाए। और हमारी जो 5वीं डिमांड है सर, वो ये है कि जो आउटसोर्स का है, स्टॉप आउटसोर्सिंग दी परमानेंट जॉब ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो अभी बाली जी ने भी बात की इस बारे में। आउटसोर्स का ध्यान आपका दोबारा आकर्षित करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस पेज में एडवर्टाइज होती है दो पोस्टें, और सरकार द्वारा आउटसोर्स में बैठाए जाते हैं 6 लोग। आपके पास पोस्ट 2 है और बैठाने का काम 6 का है। क्या काम करते होंगे एक्स्ट्रा लोग?
क्योंकि सरकार बोलती है आर्थिक स्थितियां कमजोर है, तो अगर आर्थिक स्थिति है 2 की जगह 6 कैसे हो रहे हैं? इस तरह एक ही बात नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामर की नहीं है। ये जितनी भी भर्तियां है इसमें 2 गुना 3 गुना कुछ तो 10 गुना एक्स्ट्रा हो गए। इस तरह भर्तियां चली है आउटसोर्स की। अब जो हमारा छठा पॉइंट है ये है सर, जो इन्होंने पहले यूनिवर्सिटी है उसमें जो पहले एडवर्टाइज की थी पोस्टें, जैसे पहले एचपीयू में जो इन्होंने पहले भी बात की 2020 में ये पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन उसके बाद 2022 में इन्होंने उनको रीओपन किया और अभी तक ये पेंडिंग है। और एक नॉन यूनिवर्सिटी है उसमें भी जो वहाँ पोस्टें निकली थी वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। और एक एसपीयू मंडी उसमें भी कुछ पोस्टें निकली थी, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है, तो आप इनको भी निकालें। और जो हमारा सातवां पॉइंट है, जो 7वीं डिमांड है वो है स्टॉप मर्जर ऑफ नायब तहसीलदार विद एचपीएस कैडर। इसके लिए हम सर पहले भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर उनसे भी मिले हैं, पर वहाँ से हम लोगों को कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया अभी तक। ये लोग सर इसको एचएस के साथ मर्ज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारे 2-3 ऑब्जेक्शन है। एक तो हमारा एज क्राइटेरिया को लेकर है, क्योंकि जो एचएस में है उसमें जो जनरल की एज है वो 35 है, और जो नायब तहसीलदार में उसमें आपको 45, उसमें आपको 45 साल मिलते हैं, तो 35 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो 35 साल से ऊपर हो गए हैं उनका इसमें नुकसान है। तो इसमें जो नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से एक तो ऑप्शनल तैयार करना पड़ेगा, और ऑप्शनल तैयार करने में लगभग आपको 1 साल लगता है, और आपको अलग से फिर उसमें कोचिंग वगैरह भी लेनी पड़ती है और एक्स्ट्रा खर्चे और एक्स्ट्रा टाइम है उसमें, और ऊपर से आपको CSET की भी तैयारी करनी पड़ती है, और इसमें बहुत सारी एग्जाम है एचएस में। तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि आप इसमें ये ऑब्जेक्शन हमारा पैटर्न और सिलेबस को लेके, और ये डिमांड ये है हमारी कि आप इसको मर्ज मत करो, जैसे पहले हो रहा था वैसे इस एग्ज़ाम को आगे भी कंडक्ट कराएं। और जो हमारी 8वीं डिमांड है वो है सर, जैसे आजकल यहाँ पे भी इतने सारे जो चीटिंग के नए नए मॉड्यूल तैयार हो रहे हैं हिमाचल में भी, तो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी कॉपिंग लॉ बने, यहाँ पे नकल विरोधी कानून बने। तो इसके लिए हमने इसमें एक एग्जाम्पल उत्तराखंड का भी डाला है। जैसे उत्तराखंड में उन्होंने एक कानून बनाया है, उसमें उन्होंने जो पेनल्टी है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास रखी है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी स्टेट में भी इस तरह का कानून हो, और इन्होंने 10 करोड़ पेनल्टी प्लस इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में भी इस तरह का कानून हो, ताकि इस तरह के लोग इस कानून से डरे। और या अगर आप अलग से कानून नहीं बना सकते तो जो सेंटर में अभी हाल ही में कानून बना है उसमें भी इसी तरह के कुछ प्रावधान है, शायद उसमें 3 साल इम्प्रिजमेंट है और 5 लाख उसमें आपका पेनल्टी है और फाइन है, तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का कानून हमारी स्टेट में बनाएं। सर ये हमारी 8 डिमांड है सरकार से आपके माध्यम से। आपने जो यूनिवर्सिटी वाला जिक्र किया ना, जिसमें लगभग 4 करोड़ फीस, ये एडवर्टाइज कब हुई थी, कौन कौन सी कैटेगरी की, और हाई कोर्ट में क्या उस पर कोई डायरेक्शन दी है, और क्या हुआ क्या इसमें जो पोस्टें थी 200 सर पहले 258 पोस्टें हैं, और 2020 में फिर दोबारा री एडवर्टाइज 2022 में, और हाई कोर्ट में हमने याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने जवाबदेही इनके लिए हल्फनामा मांगा, एफिडेविट मांगा। हाँ जी, ये एडवर्टाइज हुई थी, पर एडवर्टाइज विड्रॉल करना क्या कारण रहा, फिर हमने जब याचिका आउटसोर्स के अगेंस्ट डाली, मेरे द्वारा याचिका दायर की गई थी क्योंकि मैंने फीस 2400 पे की थी एडवर्टाइज के लिए, परंतु पूर्व सरकार द्वारा वहां पे आउटसोर्स बैठाए गए और एडवर्टाइज को डस्टबिन में डाला गया। और हमारा जो फिर माननीय हाई कोर्ट में जब ये एफिडेविट दायर करते हैं, इनकी मंशा ये बोलते हैं कि हम सरकार की परमिशन ले रहे हैं। जो हमारे तक एफिडेविट पहुंचा है उसके तहत हमारे को फीस मिली है 3.74 करोड़। इतनी फीस हमारे से एकत्रित हुई है और जिन लोगों ने फॉर्म भरे। फिलहाल अभी ये मामला विचाराधीन है, परंतु हमारा कहना इतना ही है कि जब आपने एडवर्टाइज की है तो आउटसोर्स में बैठाने की क्या कारण रहा। आउटसोर्स में आप बैठाओ, उसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर भर्तियां है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए।
आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब एडवर्टाइज होती है, अगर 2 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज होती है, 6 पोस्टों के लिए कैंडिडेट अपने चहते बैठाए जाते हैं जो यूनिवर्सिटी में बैठाए गए हैं। इस तरह हर कैटेगरी के लिए ये पोस्टें निकली थी। क्लर्क हो गया। मौजूदा सरकार का क्या स्टैंड है इसमें? ये तो पूर्व सरकार का। मौजूदा सरकार और पूर्व सरकार ये दोनों डामाडोल खेल रही है, क्योंकि अगर मंशा रोजगार देने की है तो क्लियरिटी है कि जब आपने आउटसोर्स बैठाए हैं तो उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब वो अंदरूनी मामला है सरकार का, उसका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें हमारी पोस्टों से लेना देना है। और जो आउटसोर्स में बैठाए गए हैं वो क्यों बैठाए गए? जब एडवर्टाइज हुई है, जब हमने फीस की है और एडवर्टाइज की जाए, इसमें समय निश्चित हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा इतना डिले करना बेरोजगार के लिए बहुत तड़प होती है। आपने इससे सारी आप तो पूरी तैयारी करके आए, जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप, इस दिन पूरे आप लोगों के साथ आए। आप सरकार नहीं कर रही है, आउटसोर्स भर्ती कर रही है, आपका संगठन क्या करेगा? क्या हमारे संगठन से मिलेगा, क्या करेगा? हमारे संगठन के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें आज हिमाचल प्रदेश के पूरे संगठनों से भी आह्वान किया गया है कि आप 20 तारीख को सचिवालयों के पास आइए। 20 तारीख यानी शनिवार को सचिवालयों के पास हम एकत्रित होंगे और ये जो हमारी 12 सूत्री मांग पत्र है इसको हम सौंपने जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का और प्रशासन का क्या रुतबा रहता है वो उनको है, हमारा काम है कि हमारी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हमने डीसी एसपी महोदय को भी बता दिया है कि हमने मुख्यमंत्री से मिलना है। हमारा मामला सिर्फ ये है, जो हमने ये 8 सूत्री मांग पत्र बनाया है इसको लागू किया जाए और हिमाचल प्रदेश में 8 लाख बेरोजगारों को रोजगार का रास्ता खोला जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। अच्छा, ये कुछ बोलना चाहते हैं लड़कियों के इसमें? आप बोलिए। वैसे तो मेरे साथियों ने सारे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन एक छात्रा, एक युवा छात्रा होने के नाते मैं भी आपके सामने फील करना चाहती हूँ कि एक यंग एस्पिरेंट होकर जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, स्टडीज़ जो कर रही हूँ, कैसा फील होता है जब आपके एग्ज़ाम्स डिले होते हैं, आप तैयारी करते हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, जबकि आप इक्वली पोटेंशियल हो, लेकिन आपसे लेस पोटेंशियल जो लोग हैं उनको वो सीट मिल जाती है। इट इज़ वेरी पेनफुल। तो मैं अपने 1-2 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ, और ये पॉइंट सिर्फ मेरे अपने पर्सनल पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स मेरे क्षेत्र के जो युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे गांव की जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो इस मोटिव से यहाँ शहर हमारी कैपिटल शिमला में आए हुए हैं कि हम स्टडीज़ करेंगे, एक अच्छी अपने पोटेंशियल को प्रॉपरली यूज़ करेंगे, उनके बिहाफ पर मैं 1-2 पॉइंट्स प्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो पहला पॉइंट है दैट इज़ कि मेरे जो साथी हैं जो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ, हम सब दिन रात इफ़ आई सी तो वो सुबह 7 बजे आ जाते हैं, शाम को 7 से 8 बजे वो घर जाते हैं। तो आप सोचिए वो 9 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते बिकॉज एग्जाम डिले होते जा रहे हैं, तो उनका जो हमारे पोटेंशियल पे ट्रस्ट है वो टाइम के साथ जाता जा रहा है। और क्या हो रहा है कि हमें फाइनेंशियली अपनी तैयारी को खुद ही सपोर्ट करना पड़ रहा है। हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, 9 से 10 घंटा हम लाइब्रेरी में बैठते हैं, उसके बाद क्लासेस लेते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं। सो ये आसान नहीं है, फिर भी खुद को मोटिवेट रखना होता है। हमें प्रेस करने की ये नौबत आ गई है, सरकार हमारी बात को नहीं समझ रही है। आई थिंक रिस्पॉन्सिबल लीडर्स जो है दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड टॉक टू अस, दे शुड टॉक टू द स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, लाइब्रेरी भरी हुई है, हर जगह आप देखो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये अगर पूछा जाए कि एग्जाम कब है तो दे डोंट हैव प्रॉपर क्लैरिटी कि एग्जाम कब है। आई थिंक कि प्रॉपर नोटिफिकेशंस जारी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या एग्जाम कब आने वाला है, किस चीज़ की हमें तैयारी करनी है, ताकि सिस्टमैटिकली वो अपने एनर्जी को उसमें चैनलाइज कर सके। लेकिन कोई नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आ रही है।
मतलब जो स्टूडेंट्स अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हम जो अपनी नॉलेज है बस उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और जैसे वो स्टेगनेंट वाटर होता है ना जिसमें बदबू आने लग जाती है, वो वैसा ही हो रहा है। हमारी एनर्जी, हमारा पोटेंशियल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपरली हर एक बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एज यंगस्टर्स। ये बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ एक विचार है कि हमें यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट बात, आई थिंक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड, लीडर शुड कम फॉरवर्ड, एजुकेशन मिनिस्टर शुड कम फॉरवर्ड। दैट इज व्हाई इन डेमोक्रेसी तभी तो हम उनको चूज करते हैं, तभी तो हम उनको इलेक्ट करते हैं। आई करेक्ट माई वर्ड विद इलेक्ट। दूसरी बात जो है, पहली बात थी नोटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, उनको प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो लड़कियां हैं, एक लड़की होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते मैं एक पॉइंट और रखना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे क्षेत्र की बात छोड़िए, आई कम्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, शलाई क्षेत्र है मेरा। मेरे गांव की अगर मैं सिर्फ मेरे अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में 200 से 300 लड़कियां लड़के हैं जो अभी अपनी ग्रेजुएशन, अपनी मास्टर्स के फेज पे है। अभी ये जो उनका टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं उसमें देखूं तो 100 से 150 जो है वो लड़कियां हैं। हमें लोग बोलते हैं कि अभी आप पोटेंशियल है, आप 23 साल की आगे ले जाने में, एग्जाम डिले होते हैं, तो हमारी जो एज है, हमारी जो एनर्जी है, आपको नहीं लगता कि अभी जो हमारी एज है 22-23, हम तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ऐसे डिले करा जाएगा तो आई थिंक हमारी तो शादियां हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी जो एनर्जी है, वेयर वी विल यूटिलाइज दिस एनर्जी, फिर तो लड़के आगे जाएंगे। मेरे जो साथी है, मेरे जो भाई है, ये 3 साल वेट कर लेंगे, 4 साल वेट कर लेंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स 2 या 3 साल एक्स्ट्रा वेट कैसे करेंगे? जहाँ पे एज अ यंग एजुकेटेड गर्ल मेरे पास डिग्री होते हुए भी दे शुड, मैं एक समाज के लिए एक होना चाहिए था कि हाँ, ये जो लड़कियां हैं हमारी, वो आगे लेके जाएगी, वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है। वहाँ पे हम बोझ बनते जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को दहेज देना पड़ रहा है 1-1.5 लाख, तब जाके हमारी शादियां हो रही है। डिग्री हमने ली है लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं है। वी आर पोटेंशियल बट स्टिल हमारे पास नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबल लीडर्स आगे आए और इस विषय को गंभीरता से ले। यूथ जो है वो यूजलेस नहीं है, दे आर यूज्ड लेस। So please, responsible leaders should come forward. They should understand a point. They should understand a pressure. What do we feel? They should talk to us. They should see a hard work, a dedication. And that is all. That is my prime concern. Please आप इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए और इस तरह की नौबत ना आए कि हमें अपनी आवाज़ और ऊंची करनी पड़े। I hope कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगी। थैंक यू। आप सब लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरा एक चीज़ इसमें, बाकी तो सभी साथियों ने इसमें डिटेल में बातचीत रखी है, मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि पिछली सरकार, जब जयराम सरकार जब सत्ता में थी, तो उनके टाइम के जो पोस्ट कोड है, अब इस सरकार के जो पोस्ट कोड है, पिछली सरकार ने क्या बोला, इस सरकार ने क्या बोला, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये जो टाइम बॉन्ड आप फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे। जब आप कोई भी पोस्ट ऐड करते हो, एडवर्टाइज करते हो, उसमें मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा डिलेइंग पीरियड नहीं होना चाहिए। ये जयराम सरकार ने भी बोला विधानसभा में और इस सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी ये बात रखी थी। लेकिन प्रैक्टिकली क्यों नहीं है? प्रैक्टिकली इसलिए ये नहीं है क्योंकि प्रदेश का बेरोजगार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बना है, सरकारों के लिए, वो चाहे पिछली सरकार है चाहे अब की सरकार है। अब ये नहीं रहा है वैसा बेरोजगार युवा। अब ये बिल्कुल ठान चुका है कि आर पार की लड़ाई भी यदि लड़नी पड़े तो सरकार के खिलाफ ये भी होने वाला है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम स्टेट की मशीनरी को, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को और मुख्यमंत्री को अपनी ये आवाज, ये लास्ट आवाज के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं। अब अति हो चुकी है कि आप झूठे आंकड़े बोल रहे हो, पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हो आप, और आप बोल रहे हो, आपने तो पूरे देश में ये बोला कि हमारा प्रदेश जो है आर्थिक तंगी का शिकार है। आर्थिक तंगी का शिकार यदि आपका स्टेट है तो आप 1.5 लाख रुपए चेयरमैन की सैलरी किस आधार पे दे रहे हैं? आप हर अपने दोस्तों को कैबिनेट रैंक का दर्जा किस आधार पे दे रहे हैं?
यदि आपका प्रदेश आर्थिक तंगी के हाल पे है, सेंटर से आप पैसा नहीं ला पा रहे हैं, वो हमारा वो नहीं है। हम तो प्रदेश के एक नागरिक हैं। हमने तो इस हैसियत से आपको वोट दिया था बेरोजगारों ने कि आप जो है हमारे भविष्य के बारे में बेहतर सोचेंगे। आपने बोला कि आप जो है 1 साल के अंदर मतलब लगभग जो है आप जो है कम से कम 50,000 नौकरियां दी। तो आपका जो सरकारी आंकड़ा हमारे सामने है, 2 साल में सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिर्फ वही बनाए। बात तो आपने लोगों से वाहवाही जीतने के लिए हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड तो बंद किया, बंद करना तो ईजी हो गया, लेकिन उसके बाद 2 साल में ना वो हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड, आपने FIR भी कर दी, ठीक है, आपने जेल में भी डाल दिए, उनकी क्या बोलते सारी वो भी होगी, बेल भी होगी, लेकिन फाइनली स्टूडेंट्स के लिए किसी भी पोस्ट कोड का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है जितनी भी अभी तक ये सारे पोस्ट कोड आए हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है प्रदेश के लिए। तो आने वाले टाइम में यदि इस इशू सीरियसली सरकार नहीं लेती है तो आने वाले टाइम में जो है इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वो होने वाला है। ये मैं आपका मीडिया का ध्यान और आकर्षित करना चाहूँगा। ये 2022 में एक एडवर्टाइज होती है जिसमें पुलिस विभाग की सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है 2022 में, और उम्र होती है 26 साल। इसमें कारण ये है कि इसमें उम्र लगती है। आपकी 2 साल में उम्र तो ऐसे ही हो गई बाहर, और एडवर्टाइज करके बैठी हुई है सरकार और होल्ड कर रखा प्रोसेस। अब इसमें एक लॉजिक ये है कि एक IPS थे हमारे, छज्जू राणा जी है शायद उनका नाम, उनकी डेथ हो गई थी, तो सरकार ने ऐसा तोहफा दिया कि साहिल राणा को सब इंस्पेक्टर लगा दिया, वो भी करुणामूल आधार पे। उसका क्राइटेरिया फिक्स हो, और उसका क्राइटेरिया है नहीं, पर हिमाचल सरकार के पास है, नियमों में नहीं है। क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई अगर स्टेट करती है तो रोजगार कहां मिलेगा। अगर आपने करुणामूल आधार पे सब इंस्पेक्टर लगाने हैं, चलो क्लास 3 क्लास 4 के लिए लगते हैं, जो नियम बोलते हैं, जो हमने भी पढ़े हैं। शायद हिमाचल सरकार के अधिकारियों को ज्यादा नॉलेज होती है, इसलिए वो पुट्ठे काम करने में माहिर होते हैं। आप देख सकते हैं साहिल राणा को सब इंस्पेक्टर बैठा दिया है, जिसकी मैंने ITI भी लगाई थी। शायद इसमें हमारी लीगल ओपिनियन क्या रहती है, इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी हमारी टीम ऑब्जर्वेशन करती है और लीगल एड लेती है, और लीगल एडवाइजरी से क्या निर्णय निकलता है। अभी हम आउटसोर्स पे लड़े हैं, साथ में अब हमारे साथी पुलिस के बारे में थोड़ा सा अवगत करवाएंगे। एक भर्ती की जो है नोटिफिकेशन निकाली गई थी विधानसभा में लास्ट ईयर 14 सितंबर को विधानसभा ने, कैबिनेट ने जो है अप्रूव की कि पुलिस की लगभग 1226 जो है भर्ती की जाएगी। तो पिछले साल 14 सितंबर से इस साल 18 सितंबर तक पुलिस विभाग में जो पुलिस की भर्ती होनी थी वो सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आ रही है। तो आप देखते हैं हर महीने न्यूज़पेपर में आता है कि पुलिस एज में हमने आयु बढ़ा दी, हमने डोप टेस्ट ऐड करना है, हमने ये रूल चेंज करना है, और हर महीने जो है कैबिनेट में ये जाती है, कैबिनेट में रूल चेंज होता है। ऐसे कौन से अधिकारी है जो 1 साल से बस एक भर्ती का रूल नहीं बना पा रहे हैं। 14 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2024 तक उनका सिर्फ एक भर्ती नहीं की गई जो कि कैबिनेट से अप्रूव है। और साथ ही अभी 20 को आपका कैबिनेट है, कैबिनेट से पहले न्यूज़पेपर और न्यूज के माध्यम से हमें पता लगता है कि नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। अभी 20 को कैबिनेट है, तो आज भी मैंने देखा न्यूज में आ गया कि कैबिनेट में जो है नौकरियों का पिटारा खुलेगा। पिटारा खुलता है और पता नहीं कहां बंद हो जाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी भी सरकार को पूछे कि कैबिनेट में तो आप अप्रूव कर देते हैं कि ये पोस्ट अप्रूव होगी जी, उसके बाद जो है आपकी भर्ती कहां जा रही है। और पूरे हिमाचल में आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, नर्स आप आउटसोर्सिंग पे चले हुए हैं। तो हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप सरकार से क्वेश्चन पूछे, मीडिया बंधु पूछे कि आप जो है कैबिनेट के बाद भर्ती जा कर रही है, पूरे साल से आपकी भर्ती लगी हुई है। तो हमने जो है कई बार व्यक्तिगत रूप से हम मिले, चीफ मिनिस्टर से, मंत्री से मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये जो कहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि आप हमें अभी ज्वाइनिंग मत दो, हम आपसे अभी सैलरी नहीं मांग रहे हैं कि हमें अभी सैलरी दो, अभी हमारे को पैसे चाहिए। एक एग्जाम प्रोसेस में लगभग 1 साल लगता है, आप नोटिफिकेशन निकालिए, हम तैयारी करेंगे। और साथ ही एक और मुद्दा है कि SPRC जो नीचे बना है, तो बच्चे जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिलेबस ही नहीं पता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, सिलेबस क्या है। 2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2 साल बाद सिलेबस बदल लेंगे, तो टाइम से हमें बता दीजिए। और साथ ही एक और मुद्दा है कि आप सेंट्रल लेवल पे UPSC है, आपका SSC है, वो जो है 1 साल का कैलेंडर जारी करता है कि 1 साल में कौन सी भर्ती होनी है, कितने आपके जो है पोस्ट आनी है, कब एग्जाम होना है, कब रिजल्ट आना है। तो बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर रहता है कि हमने जो है इस तरह की तैयारी करनी है। या हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम आएगा कि नहीं आएगा, जो फॉर्म भरे हैं उनके भी नहीं हो रहे हैं। तो यही हम आपसे कि आप भी हमारा थोड़ा सा सहयोग करें और सरकार से जो है सवाल पूछें।
और किसी का कोई सवाल है तो इसमें पूछ सकते हैं। बाकी हमारा मीडिया हमारे लास्ट कंक्लूड करती बार हम आग्रह करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न संगठन बेरोजगार संगठन से कि हम 20 तारीख को सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। तो शनिवार को 20 तारीख को सभी लोग सचिवालय 11 बजे आए और शांतिपूर्वक हमने जाना है और शांतिपूर्वक तरीके से हमने मुख्यमंत्री से अपनी 8 सूत्री मांग पत्र को सौंपना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी लाइब्रेरी में बैठे हुए सभी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्वेश्चन हो तो